हेलो फ्रेंड, दिस इज योगराज पाटिल और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज डेटा सेंटर एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गुड डेटा सेंटर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मुझे डेटा सेंटर से रिक्वायरमेंट क्या है। सो व्हेन वी टॉक टू डेटा सेंटर पीपल एंड बोलते हैं कि भाई तुमको रिक्वायरमेंट है टू हैव अ गुड डेटा सेंटर, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन। नाउ ACI, when we talking about the ACI, what are things we are expecting with the ACI? The first thing we expecting is a app deployment. अगर कोई बोलता है कि what is the purpose of data center? Data center का purpose is basically host either an application or a services provided by the application. अगर आप क्लाउड प्रोवाइडर को देखते हो, क्लाउड प्रोवाइडर बेसिकली फाइनली क्या दे रहा है, कोई एप्लीकेशन और सर्विस दे रहा है, राइट। इट इज होस्टिंग एन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन और नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज, राइट। सो डेटा सेंटर के अंदर हमारे पास सर्वर है, सर्वर के अंदर VMs है, VM आर फाइनली होस्टिंग एन एप्लीकेशन और नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज। तो हमारे पास SNMP सर्वर है, ईमेल सर्वर हो सकता है, तो हमारा O365 का सर्वर हो सकता है। फाइनली ऑल दिस सर्वर आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू यू, राइट। नाउ हर बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया सर्विस आता है और कोई नया एप्लीकेशन आता है और मुझे ये डिप्लॉय करना है, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है। सो लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसने कोई एक नया वेबसाइट बनाया है और लाइक नया एप्लीकेशन बनाया है। तो लेट्स से स्विगी, जोमेटो और अमेजोन, कोई भी ले लीजिए फॉर एग्जांपल। सो ऑब्वियसली कि ये वेबसाइट को होस्ट करने के लिए देर आर गोइंग टू बी अ वेब सर्वर, there are going to be a database server to maintain the customer database, there is a payment gateway server. So there are like 10 to 15 different server। ये सारे के सारे 10-15 सर्वर मिलके एक एप्लीकेशन को, एक सर्विस को होस्ट कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर एप्लीकेशन एक ही सर्वर के थ्रू होस्ट हो, राइट। हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है। इट्स डिपेंड ऑन एप्लीकेशन एंड डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, right? Now once you have got an application is developed and मुझे ये प्रोडक्शन में लाना है, लाइक सपोज मेरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम से डेवलप होके आ गया, ठीक है। और अब मैं चाहते टेस्टिंग वास्टिंग ये सब, मैं जो प्री डेवलपमेंट टेस्टिंग होती है, पोस्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग होती है, ये सारा होके मेरे पास ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्शन में आ जाए। तो हम ये एप्लीकेशन डेटा सेंटर टीम को देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये हमारा एप्लीकेशन है, ये मेरे VM है, इनको होस्ट करो, इनको हमारे यूज़र और हमारे जो भी कस्टमर है उनके लिए सर्विस अनेबल करके दो। सो नाउ नाउ एक नेटिव डेटा सेंटर के अंदर इट्स टेक अ वीक, तो हमें VM सबमिट करना पड़ता है, एक IP एड्रेस को रिजर्व करना पड़ता है, इसके लिए कुछ राउटिंग है तो वो चेक करनी पड़ती है, कुछ एक्सेस लिस्ट वाला पार्ट होता है, एक्सेस लिस्ट चेक करना पड़ता है, राइट। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है इसके लिए हमें वो जो सर्वर के एडमिन होंगे उन्हें एक IP एड्रेस का पूल देना पड़ेगा कि भाई आप अपने सर्वर को ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करो। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस, राइट। तो ये सारा होने के बाद दिस इज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इवन द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड टू डिप्लॉय इन द डेटा सेंटर इट्स टेक 2 to 3 वीक, कभी कभी महीना भी लग जाता है एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए एंड मेक श्योर कि इट्स वर्किंग करेक्टली। तो it's long term process. What we want from data center automation,
is basically rather than taking a weeks to deploy और महीना और वीक्स में डिप्लॉयमेंट करने के बदले में मुझे मिनटों से घंटों के अंदर ये डिप्लॉयमेंट चाहिए। मतलब आज 12 वीएम दिया, सुबह दिया, भाई शाम तक ये लाइव हो जाना चाहिए। दैट्स इट, राइट। So the first thing is to reduce the time for the app deployment. That is a fast deployment that we want from the data center automation. The first thing. And second thing is to automation. In terms of deployment, you should have a capabilities to northbound API. Like I should have capabilities to this controller to integrate with the another controller. Like suppose आपके पास ACI है, ACI आप deploy कर रहे हो, so we have capabilities to integrate with the another प्लेटफॉर्म क्रॉस वेंडर लाइक VMware है, न्यूटॉनिक्स है, जो भी है, कोई फायरवॉल है। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं सिर्फ NXOS से नेक्सस से ही इंटीग्रेशन करूंगा, मैं फायरवॉल से नहीं कर पाऊंगा, और फायरवॉल से करना है तो दूसरा कोई प्लेटफॉर्म लेके आओ, दूसरा सर्विस लेके आओ। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं VMware से नहीं कर सकता, VMware से करना है तो दूसरा प्रोडक्ट लेके आओ। नो, दैट इज क्रॉस कंट्रोलर का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होना चाहिए। दे शुड they should be able to talk to different vendor, like जो मैंने बताया आपको VMware है, फिर आपका फायरवॉल हो या फिर न्यूटॉनिक्स हो, like so ACI is a very large automation capabilities and multi vendor capabilities in terms of services, right? And the final thing we require is a security. so so mainly जो ये ACI टाइप के डेटा सेंटर होते हैं ना, they are used for a multi-tenancy data center. Again, multi-tenancy ये टर्म रिप्रेजेंट करता है कि कस्टमर्स को, मल्टी कस्टमर, मल्टीपल कस्टमर। तो फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम कि AWS क्लाउड प्रोवाइडर, इनके पास अलग अलग कस्टमर है, तो ये कस्टमर के डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, उनके सर्वर्स, उनका डेटा जो है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इनके सर्वर और इनके जो भी इनका इंफ्रा है, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली वी रिक्वायर सिक्योरिटी। सो इन ACI what happen, there is a default security mode, what we call is a whitelisting model. Now what is the whitelisting model? whitelisting मॉडल के अंदर ये होता है कि अगर आपने ACI के अंदर 2 सर्वर लगा दिए, तो बाय डिफॉल्ट ये बात नहीं करेंगे until and unless we हमने इनको एक्सप्लिसिटली अलो किया है। ACI के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी, कोई भी बात नहीं कर सकता। अगर बात करवाना है तो वी यूज द फंडामेंटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली द एक्सेस लिस्ट। डेटा सेंटर के अंदर खाली हम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो सिंपली इट इज लाइक एक्सेस लिस्ट आपका, राइट? So these are the main 3 to 4 things that we required or that we achieving with the good data center or automated data center. The first thing is like app deployment in the minute, cross platform automation or integration और security, ये सारी चीज। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने ACI का क्लस्टर ब्रिंगअप किया था, राइट? सो अब हम देखेंगे कि ये क्लस्टर एक्चुअल में बैकएंड में प्रोसेस होता क्या है। हमने तो लाइव देखा था कि भाई मैंने CLI ओपन किया, तीनों कंट्रोलर का पैरामीटर दिए, उसको कॉन्फ़िगर किया, फिर एक एक नोड को रजिस्टर किया और क्लस्टर मेरा फुल्ली फिट हो गया। बट बैकएंड में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता क्या है, ये हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे और एक्चुअल कनेक्टिविटी इनकी होती कैसे है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही दिखाता हूँ। डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। नाउ अब हम देखेंगे कि
ग्राफिकली जो हमने एक्चुअल लैब में जो क्लस्टर बनाया था, वो ग्राफिकली कैसे बैकएंड में क्या-क्या प्रोसेस होती है, कैसे-कैसे मैं उसको कनेक्टिविटी करता हूँ, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है बिफोर द क्लस्टर ब्रिंग अप। इसे का क्लस्टर अप करने से पहले क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या-क्या कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे प्रोसेस होती है जो हम देख नहीं सकते। इंटरनली एपिक दो डिवाइस के बीच में क्या क्या प्रोटोकॉल रन होते हैं, कैसे कैसे उनकी डिस्कवरी होती है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब आपको जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है एपिक का फ्रंट और बैक साइड। एपिक क्लस्टर, इसका जो हार्डवेयर है ये है यूसीएस का, सिस्को का यूसीएस 220 M4 सर्वर। अब ये स्टेप बाय स्टेप उनके मॉडल और वर्जन जनरेशन वाइज चेंज होते रहेंगे, बट मैंने ये जो लिया है उसका दे रहा हूँ मैं आपको ये मॉडल नंबर। ये है UCS 220 M4 और ये है L4 एपिक, एपिक L3, सॉरी L4 नहीं L3 एपिक। L3 का मतलब ये है लार्ज, लार्ज इन द सेंस कि इसका सीपीयू बड़ा होगा, इसकी मेमोरी होगी, हार्ड ड्राइव होगा, ये सब इसका मीडियम नहीं होगा। इसमें दो टाइप होता है, एक M3 होता है और एक L3 होता है, तो ये साइज है L3 वाला। जो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट वाला इमेज, ये है इसका फ्रंट साइड। और यहाँ पे ये दिया है केवीएम कंसोल पोर्ट, जो केवीएम वाली केबल होती है कीबोर्ड मॉनिटर और माउस वाली, उसका कंसोल लेके हम इसको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो पोर्ट है, तो यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट किया हमने, और यहाँ पे लिखा भी है पोर्ट कंसोल। ओके, तो उसके बैक साइड पे अगर देखते हैं एपिक बैक साइड से कैसे कौन कौन से पोर्ट है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही एपिक ओवरव्यू में बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसके दो पावर सप्लाई दिख रहे हैं यहाँ पे इसका ये सीरियल पोर्ट है जिसका कंसोल आप RJ45 के थ्रू ले सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं, ये है इसका सिमसी, सिस्को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कंट्रोलर, ये सिमसी वाला पोर्ट है जहाँ पे आप ये भी एक आउट ऑफ बैंड ही होता है। उसके बाद ये है एक नॉर्मल पोर्ट है, ये वीजीआई केबल जैसे हमारे लैपटॉप में वगैरह होता है या डेस्कटॉप में होता है, लाइक वो। फिर आते हैं हम लॉन्ग पोर्ट, ये है मैनेजमेंट पोर्ट, लॉन्ग पोर्ट इन द सेंस कि ये मेरे मैनेजमेंट पोर्ट है। और ये एम लॉन्ग पोर्ट है, ऊपर वाले जो देख रहे हो आप, ये अपलिंक पोर्ट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, उसके साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉन्ग पोर्ट के साइड में दो यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, जो कि मैं पेन ड्राइव या फिर कुछ आईओएस लोड करनी है यूजिंग पेन ड्राइव, तो वो सब सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो अपलिंक पोर्ट तो आपको मैंने बता दिया था लास्ट ही ओवरव्यू में, फिर भी एक बार एक रिकैप कर लेते हैं कि ये जो अपलिंक पोर्ट है, आप सोच रहे होंगे कि ये येलो केबल लगाइए यहाँ पे और एक अल्टरनेट पोर्ट पे लगाइए, पोर्ट नंबर 1 पे लगाइए, पोर्ट नंबर 3 पे लगाइए। तो सेकंड और फोर्थ पे क्यों नहीं? बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, दोनों का वर्क सेम होता है। ये पोर्ट मिरर होते हैं, ये डुप्लीकेट होते हैं, ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लाइक अगर मेरा पोर्ट नंबर 1 फॉल्ट हो जाता है तो मुझे पूरा नेटवर्क कार्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली केबल 1 से निकाल के 2 में डालूंगा तो मेरा सेम कॉन्फ़िगरेशन रनिंग रहेगा। लाइक सेम 3 और 4 के लिए है। और मेरे आउट ऑफ बैंड के दो मैनेजमेंट पोर्ट है जो रिडंडेंसी के लिए है। ये अपलिंक पोर्ट भी हमारे रिडंडेंसी पर्पज ही है। तो ये था मेरा एपिक हार्डवेयर का। तो और देखते हैं फिर लीप का हार्डवेयर। तो ये है लीप का मेरा फ्रंट और बैक साइड। ठीक है, सो लीप का जो अगर बैक साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक ये पावर सप्लाई दिया हुआ है, दो पावर सप्लाई है, ये मेरे 4 फैन दिए गए हैं पीछे। और देखोगे आप तो ये मेरा मैनेजमेंट पोर्ट है जहाँ पे मैं आउट ऑफ बैंक का कनेक्टिविटी करूँगा और उसको आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा यूजिंग द कंट्रोलर। ठीक है, एक मेरा कंसोल पोर्ट है, बाकी ये यूएसबी पोर्ट है। और आप देखोगे तो ये है मेरा 48 पोर्ट का लीप। इसका मॉडल नंबर दिया है मैंने N9K93180YC FX2, 9000 सीरीज वाला। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे लास्ट के 6 पोर्ट, तो ये 6 पोर्ट जो है ये अपलिंक पोर्ट है। अपलिंक पोर्ट इसलिए बोलते हैं हम इनको क्योंकि ये मेरे पोर्ट है, ये डायरेक्टली स्पाइन से कनेक्टेड होंगे। जो मेरा स्पाइन कनेक्टेड होगा वो इन 6 पोर्ट में से ही कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि मैं यही पोर्ट लूंगा यही पोर्ट लूंगा, बट इन 6 में, क्योंकि ये मुझे प्रोवाइड करता है 40/100 का स्पीड। और ये जो है मेरे ये नॉर्मल पोर्ट है जहाँ पे आप 10 25 40 गिग, 10 20
जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पॉलिसी कॉन्फ़िगर करके आप अपने एंड पॉइंट आपके जो भी सर्वर है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और इवन द एपिक इज ऑल्सो कनेक्टेड ऑन दिस पोर्ट, और हम यहाँ पे एपिक भी कनेक्ट करते हैं। ओके, तो आते हैं थर्ड हार्डवेयर है मेरा स्पाइन का। तो स्पाइन के अगर बैक साइड में देखोगे तो एज यूजुअल यहाँ पे दो पावर सप्लाई दिए हुए हैं, एक यहाँ पे और एक राइट लेफ्ट में। उसके बाद एक नॉर्मल पोर्ट है तुम्हारा ओबी वाला मैनेजमेंट पोर्ट है। उसके बाद है कंसोल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। और अगर देखोगे आप स्पाइन के तो सारे के सारे पोर्ट ही 40/100 वाले हैं। तो इन पे तो आप सारे लीफ कनेक्ट करते हो, यहाँ पे ना ही कोई एंड पॉइंट कनेक्ट होता है, ना ही आपका कोई एपिक कनेक्ट होता है। ओके, और ना ही आपका लीफ टू लीफ कनेक्टिविटी होती है एसीआई में, और ना ही स्पाइन टू स्पाइन कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी एसीआई में अलाउ नहीं है। बाय डिफ अगर आप गलती से उसे कर देते हो तो डिवाइस में बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल चलता है एमसीपी, दैट इज अ मिस केबलिंग प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल आपका पोर्ट को डायरेक्टली शट कर देता है। ओके, तो ये मेरा स्पाइन है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कवरी होती है। अब मैंने ऊपर जो दिख रहा है आपको उसको नाम दिया है एपिक 1। एक मिनट सेकंड, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है मुझे अभी ना। ओके, अब ये देख सकते हो आप, ये एपिक 1 है। ये एपिक 1 का पोर्ट 1 कनेक्टेड है मेरे लीफ 1 के पोर्ट नंबर 47 से। ओके, ये 47 है और ये मेरा लीफ का एपिक का पोर्ट 1 है। तो जैसे मैं ये कनेक्टिव कर देता हूँ तो उसके बाद होता क्या है कि एपिक एलएलडीपी प्रोटोकॉल रन करता है। एलएलडीपी थ्रू मेरा ये लीफ डिस्कवर होता है। जैसा मेरा एपिक का क्लस्टर ब्रिंग अप हो जाता है तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, फैब्रिक में जाता हूँ, फैब्रिक मेंबरशिप में जाता हूँ। फैब्रिक मेंबरशिप में जाने के बाद मैं पेंडिंग नोड रजिस्ट्रेशन में देखता हूँ तो मुझे ये लीफ मिल जाता है। राइट, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन किया था तब देखा था। तो जैसे भी ये मुझे पेंडिंग नोड रजिस्ट्रेशन में मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। एक नोड आईडी दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ और इसे रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे भी ये रजिस्टर कर लेता हूँ मैं, तो एज सुन एज पॉसिबल ये इमीडिएटली डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज देता है एपिक को कि भाई मैं अब तुम्हारे नेटवर्क का पार्ट हूँ, मुझे कोई एक यूनिक एड्रेस दे दो। एपिक रिप्लाई कर देता है उसे डीएचसीपी। डीएचसीपी रिप्लाई में वो उसे एक टेप एड्रेस देता है जो /16 का पूल हमने एट द टाइम ऑफ क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर किया था। /16 वाला पूल टेप एड्रेस, तो उसमें से एक आईपी इसको भी मिल जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद इससे जो कनेक्टेड डिवाइसेस है वो मेरे नेक्स्ट रजिस्टर्ड होते हैं, नेक्स्ट मेरे डिस्कवर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे भी मैं इसको कर लेता हूँ ना सेम टाइम पे, तो मेरा क्या हुआ फिर, नेक्स्ट इसको मैं जैसे करता हूँ तो उसके बाद इससे मेरा एक कनेक्टेड सेकंड एपिक है जो मेरे पोर्ट नंबर 48 पे कनेक्टेड है। तो ये जिसको आपको डिस्कवर करने की या फिर इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एपिक जैसे भी मेरा ये फर्स्ट लीफ जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली सेकंड एपिक एपिक 1 से सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाता है। डेटा लिंक लेयर जो है उसका वो सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोग्रेस आ जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली उससे सारा कॉन्फ़िग सिंक कर लेता है। इसके लिए एपिक के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो क्लस्टर जॉइन करता है। सो ये लीफ मैंने रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद ये एपिक क्लस्टर में आना तो स्टार्ट हो जाएगा। बट इसके साथ ये जो लीफ दिख रहा है मेरा, ये लीफ 1, इसके साथ मेरे जो स्पाइन कनेक्टेड होंगे वो स्पाइन भी मुझे पेंडिंग नोट रजिस्ट्रेशन वाले टैब में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे दो स्पाइन पेंडिंग नोट रजिस्ट्रेशन टैब में आना शुरू हो गए, स्पाइन 1 और स्पाइन 2। तो मैंने क्या किया, स्पाइन 1 को मैंने रजिस्टर कर लिया। तो स्पाइन 1 को रजिस्टर करते ही स्पाइन ने डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज दी वाया दिस लीफ टू एपिक, और एपिक फिर उधर से रिप्लाई कर रहा है। फिर इसको टेप एड्रेस 1 मिल गया, इसको भी एक टेप एड्रेस मिल गया। फिर मैंने स्पाइन 2 को रजिस्टर किया, फिर इसने भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज दिया। फिर एपिक उधर से वापस उसको भी एक टेप एड्रेस दे रहा है। तो ये मेरे
ऐसे डिस्कवर होके एक्टिव हो गए, राइट। तो वापस मेरा स्पाइन 1 जैसे भी मैं रजिस्टर करता हूँ तो इससे कनेक्टेड डिवाइस मुझे, और स्पाइन 2 से भी रजिस्टर डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस मुझे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा लीफ 2 स्पाइन 1 2 से कनेक्टेड था, तो ये भी मुझे वहां पे दिखना शुरू हो गया, राइट। तो, तो वापस ये जो सेकंड लीफ सेकंड है ये भी डीएचसीपी रिक्वेस्ट करेगा, इसको भी एपिक से एक टेप एड्रेस मिल जाएगा। मतलब एलएलडीपी हॉप बाय हॉप ऐसे चलता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो अब ये सेकंड लीफ जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, तो इस लीफ से मेरा अभी तक मेरे पास दो ही एपिक है, आप देख सकते हो एपिक 1 और एपिक 2। तो मेरे पास अभी एपिक 3 नहीं है अभी तक। तो जैसे भी मैं लीफ 2 को रजिस्टर करता हूँ तो मेरे लीफ 2 से कनेक्टेड जो एपिक थर्ड एपिक है वो मुझे, मतलब वो मेरा क्लस्टर ज्वाइन करना स्टार्ट कर देगा। चलते हैं लीफ एपिक 3 पे ना। ओके, तो जैसे भी मैंने लीफ 2 को रजिस्टर कर लिया तो मेरा एपिक थर्ड ने क्लस्टर ज्वाइन कर लिया। एपिक क्लस्टर मेरा सिंक्रोनाइज होना शुरू होगा। अब आप देख सकते हो कि एपिक थर्ड जो है वो सिंगल लिंक पे कनेक्टेड है। डजेंट मैटर कि वो डुअल पे नहीं है तो फिर वो मेरा क्लस्टर ज्वाइन नहीं करेगा, वो जस्ट रिडंडेंसी पर्पस है, ठीक है। बट एपिक थर्ड के लिए लीफ टू ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। अगर मेरा लीफ टू डाउन हो जाता है तो मेरा क्लस्टर ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको एक ही लीप पे दोनों कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकली इट इज पॉसिबल, एक एपिक, एक क्या सारे एपिक एक ही लीप पे कनेक्टेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक्निकली इट इज पॉसिबल। बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर वो एक ही लीप आपका अगर डाउन हो गया, कुछ भी एरर आता है, कुछ भी फॉल्ट होता है और लीप आपका बंद हो जाता है तो आपका क्लस्टर ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अभी मैंने क्या किया है कि एपिक थर्ड को लीफ 2 से ही कनेक्ट किया है, और अगर इस सिचुएशन में लीफ 2 जो है मेरा लीफ 2 जो है वो अगर डाउन हो जाता है तो मेरा क्लस्टर ब्रेक हो जाएगा। सो क्लस्टर से एक एपिक क्लस्टर ज्वाइन नहीं करेगा, मतलब वो रिमूव हो जाएगा क्लस्टर से। तो मेरा क्लस्टर जो 3 एपिक के साथ फुल्ली फिट था वो अब अनहेल्दी हो जाएगा, और वो सिर्फ दो ही एपिक मुझे फुल्ली फिट दिखेंगे। तो दो एपिक के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो दो एपिक के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर क्लस्टर से दो एपिक मेरे डाउन निकल जाते हैं, डाउन हो जाता है मेरा क्लस्टर, और क्लस्टर में मेरा एक ही एपिक फुल्ली फिट है, तो मेरा डेटाबेस, एपिक का जो डेटाबेस है वो भी रीड ओनली मोड में चला जाएगा। तो मैं खाली मॉनिटरिंग ही कर पाऊंगा कि भाई मेरा कौन सा पोर्ट अप है, कौन सा डाउन है, बस उतना ही चेक कर पाऊंगा। कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन मैं पुश नहीं कर पाऊंगा। तो ये थी मैं अपनी हॉप बाय हॉप डिस्कवरी, कैसे हर एक डिवाइस एलएलडीपी प्रोटोकॉल रन करता है और हॉप बाय हॉप डिस्कवरी होती है। बिकॉज ये डिस्कवरी आप क्लस्टर ड्यूरिंग द क्लस्टर ब्रिंग अप प्रोसेस में आप नहीं देख पाते, तो मैंने सोचा कि ये आपको एक बार दिखाना चाहिए। तो फाइनली आपका जो क्लस्टर है वो ऐसे दिखेगा। फाइनली आपका जो टोपोलॉजी है वो इस प्रकार दिखता है, राइट। तो ये है आपका फाइनल टोपोलॉजी। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एडमिन टैब, उसके बाद आपका टेनेंसी क्या, टेनेंट में जो कुछ भी मैनेजमेंट टेनेंट से आप कैसे इन सारे रजिस्टर्ड डिवाइस को मैनेजमेंट के आउट ऑफ बैंड और इन बैंड के आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, और सिस्टम वाला टैब जो है, ये दो तीन चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। देन फिर स्टार्ट करेंगे हम टेनेंट से, टेनेंसी वाला पार्ट जो है। फिर एक्चुअल एक या दो लेक्चर के बाद फिर हमारा डायरेक्टली लैब स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यही एक दो लेक्चर है, दो दो बचे हुए लेक्चर है जो हमारे थ्योरेटिकल रहेंगे, एक या दो ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स।